नमस्कार, लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। पीजीएटी 2025 एमए हिंदी के लिए कल हम लोगों ने भाषा विज्ञान से रिलेटेड 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 41वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर पैशाची अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 43वां प्रश्न है, ब्रज भाषा कहाँ की बोली है? ब्रज भाषा कहाँ की बोली है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन या फिर बनारस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा वृंदावन। ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन की बोली है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवधी, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली होती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली होती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या हैं? स्वरक हैं, व्यंजन हैं या फिर अयोगवाह या संयुक्ताक्षर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या हैं? अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में अन और अ अयोगवाह हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली हिंदी के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है कि जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली हिंदी के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मागधी, बी पैशाची, सी सौरसेनी या फिर डी अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी बोली है, पश्चिमी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? उत्तरकालीन मतलब अपभ्रंश के बाद विकसित हुई भाषा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन भाषा अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10 या फिर 9। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। मगही बिहार प्रदेश की भाषा है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। बी है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि या फिर कुटिल लिपि। ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। 55वां क्वेश्चन है आगरा क्षेत्र की बोली है। आगरा क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी छत्तीसगढ़ी। आगरा क्षेत्र की बोली है, तो आगरा क्षेत्र की बोली है ब्रजभाषा। यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर, 38 व्यंजन, टोटल 51। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 13 स्वर 38 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 57 है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी या फिर प्राच्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्राच्य। क्वेश्चन नंबर 58 है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो इसमें से अवधी पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ। तो इसका सही जवाब है तालव्य, क्योंकि सा इसका सूत्र है ईचु यशानाम तालु। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। 60वां है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। ब्राह्मण, मागधी, पैशाची या फिर अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 61वां क्वेश्चन है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 62 नंबर क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, तो इसका क्रम है वैदिक। इसका क्रम है सबसे पहले वैदिक, वैदिक के बाद फिर है लौकिक, लौकिक के बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है। तो इसमें पूछा है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है, पाली है। तो इसका सही जवाब है 62 का ऑप्शन नंबर ए पाली। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औ। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, ये बोलियां आती हैं। तो इसमें से पूछा है हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियों का युग्म सही है। अगला क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता हो तो इसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता है तो इसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद। क्वेश्चन नंबर 66 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा। बी और डी दोनों होगा, क्योंकि अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित। इनको पूर्वी कहा जाता है, पूर्वी बोली। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। यही अनुक्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि? अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प और फ। प और फ ये अघोष वर्ण हैं, क्योंकि ये वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 71 है, खलटाही का दूसरा नाम है। खलटाही का दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खलटाही का दूसरा नाम ब्रजी है। स्वनिम का अर्थ है, स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द या फिर ध्वनि। तो स्वनिम का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। ग्रिम नियम का प्रवर्तन किसने किया है, या ग्रिम नियम का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, याकोब ग्रिम। भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8। व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? व्यापक अर्थ में पूछा जाए तो 18 होगा, वैसे पूछा जाए तो 8। अगर व्यापक अर्थ में हिंदी की बोलियों की संख्या पूछा जाए तो 18। लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने की तरकीब को, लिखित ध्वनि संकेतों को या फिर ऑप्शन नंबर डी, चित्रात्मक संकेतों को। तो लिपि किसे कहा जाता है? लिखित ध्वनि संकेतों को, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारोपी भाषा परिवार को। मैक्स मूलर ने भारोपी भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम दिया। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, इसमें से पूछा है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। तो पद विज्ञान है, स्वनिम विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान भी है, लेकिन पदार्थ विज्ञान भाषा विज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? गिलक्राइस्ट को, पी.डी. टंडन को, मेट्योरी सत्यनारायण को या फिर कामता प्रसाद गुरु को। तो हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पी.डी. टंडन को। नागरी लिपि कैसी होती है? वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक या फिर चित्रात्मक। तो नागरी लिपि अक्षरात्मक होती है।
ऑप्शन नंबर बी सही है 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन नंबर सी है मराठी लिपि से या फिर फारसी लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है पाली। पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 500 BC से 1 ईस्वी तक। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी परिनिष्ठित भाषा को। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को या फिर स्वयंभू को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पौम चरिऊ को राम को आधार बनाकर लिखा था, इसलिए इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 86 है वियोगात्मक भाषा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिंदी। हिंदी वियोगात्मक भाषा है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? VS कृपालंकार, GV खेर, महात्मा गांधी, GB पंत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, BG खेर रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, GB नहीं BG खेर होगा। BG खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 88वां प्रश्न है देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग माना जाता है। 89वां क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। क्वेश्चन नंबर 90 है संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, दोनों या फिर कोई नहीं। तो संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का। अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की, इंडोचीन की, द्राविड़ परिवार की या फिर ऑस्ट्रिक की। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारोपी भाषा परिवार की। क्वेश्चन नंबर 92 है किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी, क्योंकि खर मतलब गधा होता है, तो गधे की ओठ वाली लिपि किसे कहा जाता है? खरोष्ठी को। क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? सदल मिश्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, अकबर ने या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यह कहा गया है कि हिंदुस्तानी मुगलों की भाषा है। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू का मिश्रण। उर्दू की लिपि क्या है? नागरी, फारसी, खरोष्ठी या फिर हिंदी।
तो उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी, उत्तरी हिंदी, पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी या फिर दक्षिणी हिंदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी को भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आधुनिक भाषाओं की संख्या पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या 22 है। भाषा निर्माण निम्न में से किससे होता है? भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से, संकेतों से या फिर मौन से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्त ध्वनियों से। व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। विभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को, लुप्त भाषा को, राष्ट्रभाषा को या बोली को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोली को। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा? तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? किसी भी वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होता है वह महाप्राण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो हम लोगों ने सब क्वेश्चन सॉल्व किए। भाषा विज्ञान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किए। अब आगे के सेशन में हम काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे।